अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की ख़ास मुलाकात में हम सैयद उमर जलील साहब को लेकर आए हैं, जिनके तारुफ की उनको ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से आप ग्रुप 1 से IAS करे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और जो है काफ़ी अहम पोस्ट संभाले हैं और कामयाबी से संभाले हैं। अभी आप जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी भी हैं और कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन भी है। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं मुसलमानों की तालीम के ऊपर कि मुसलमान बच्चों में तालीम को किस तरीके से आम किया जाए और उनको कैसा आगे बढ़ने के लिए सजेशंस अपने को जो है उमर जलील साहब के पास से मिलते हैं। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब आप ये बताइए कि मुसलमानों में आजकल जो एजुकेशन का जो मसला है और जो आप देखते हैं कि जो है हिंदुस्तान में किस तरीके का माहौल है, तो किस तरीके से जो है मुसलमान बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए तालीम से में? गौस साहब, बात यह है कि हुकूमत की जानिब से स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, डिग्री कॉलेज लेवल पे एक तो हुकूमत के अपने इदारे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। ख़ासकर हमारे अपने रियासत में तेलंगाना क़ायम होने के बाद तमाम कॉलेजेस में न सिर्फ पढ़ाई फ्री है बल्कि किताबें वगैरह भी दी जाती हैं। और मैं इंटरमीडिएट से वाबस्ता हूँ, तो मैं अब कह सकता हूँ कि हमारे 405 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में न सिर्फ पढ़ाई फ्री है बल्कि किताबें दी जाती हैं, ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है, ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं जो कि टोटली फ्री है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी जो की जाती है, लोग हज़ारों की फ़ीस लेते हैं, लेकिन हमारी जानिब से जो भी तैयारी की दिलाई जाती है, अब तक गुज़िश्ता 2 सालों से ये पैंडमिक की वजह से हम ऑनलाइन करा रहे थे, तो एट ए टाइम तकरीबन 20-20 हज़ार बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे। तो बहुत सारे मुसलमान भी थे, माइनॉरिटीज़ भी थे, और भी बच्चे थे, गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे थे और दीगर कॉलेजेस के बच्चे भी थे। तो इन तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे। न सिर्फ मुस्तफ़ीद हो रहे थे, मुसाबक़ती इम्तिहान में हिस्सा लेकर इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में ऑल इंडिया लेवल पे अच्छे रैंक्स ला रहे थे, एमसेट में अच्छे रैंक्स ला रहे थे। और हमारे अपनी एक लड़की है कुकटपल्ली की, मानस भी उसका नाम है, उसका 377 रैंक आया उसका। बिल्कुल ही मफलूकुल हाल ख़ानदान से है, लेकिन वो लोग ऑल इंडिया लेवल पे भी अपना निशान बना पा रहे हैं। ये मौक़े अवेलेबल हैं, इनसे हम मुस्तफ़ीद होना चाहिए। इसके अलावा भी हुकूमत की जानिब से रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर, SC वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, BC वेलफेयर के हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के TREIS हैं। तमाम स्कूलों में माइनॉरिटीज़ के लिए जगह है, रिजर्वेशन है, जो 2006 से जो लाया गया था, जिस 4% रिजर्वेशन, वो 4% अवेलेबल है। और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में 65 से 70% माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए जगह है। तो आप इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। हमारे अपने माइनॉरिटी स्कूल्स में तकरीबन अभी 1 लाख के ऊपर 1.5 लाख के करीब बच्चे अभी जमा हो गए हैं। कम ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे कोई भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी फल हासिल होना है तो मेहनत करना ज़रूरी है। हम भी है, मैं भी ऐसा कोई बहुत बड़े स्कूल से या कोई एफ्लुएंट ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता था, लेकिन जो कुछ भी मौक़े थे, मेहनत किया, अल्लाह का फ़ज़ल रहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेता था। तो उसमें आके अल्लाह का शुक्र रहा कि ग्रुप 1 में पास हुआ। ग्रुप 1 में पास होने के बाद जो ग्रुप 1 सर्विस किया, तो ग्रुप 1 सर्विस में भी अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी ठीक ठाक रहने पर IAS में भी कन्फर होने का मौका मिला। IAS में भी कन्फर होने के बाद भी हुकूमत की जानिब से अच्छे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला, माइनॉरिटी वेलफेयर में काम करने का मौका मिला। तो द वर्ल्ड इज़ ओपन, द स्काई इज़ ओपन टू यू। तो अगर हम आगे आएँ, उसमें हिस्सा लें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। सब में काफ़ी ड्रॉप आउट हो रहा है। आप क्योंकि कमिश्नर भी है और सेक्रेटरी भी है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के, काफ़ी देखा जाता है कि पुराने शहर में ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। तो उसको कैसा कोप करें, सब पेरेंट्स हो या बच्चे हो, उसके लिए क्या करना चाहिए?
इसके लिए कॉलेज की तरफ से आउटरीच होना ज़रूरी है। जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको चाहिए कि अपने जो एरिया के बच्चे आते हैं उन तमाम औलिया तलबा से कांटेक्ट रखें। अगर कोई लड़का नहीं आ रहा या लड़की नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है पता करना चाहिए, ज़रूरी है और जाना चाहिए। तो कुछ वजूहात हैं। इस बीच में पैंडमिक होने की वजह से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। कुछ लोग इकनॉमिक रीजंस की वजह से कमाने के लिए निकल गए, लड़कियों की शादियां हो गए, इस तरह की बातें हुई हैं और इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन देखा जाए तो मैरिजेबल एज 18 से 21 भी कर दी जा रही है और जब तक 18 से कम की उम्र के बच्चों को शादी भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। तो इसका गौर करते हुए, इसको मलहूज़ रखते हुए पढ़ाई को ज़्यादा तरजीह देना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के ज़रिए ही आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर साहब ने वो जो कहा है, पढ़ाई के ज़रिए ही आगे बढ़ रहे हैं। और माशाल्लाह एससी बॉयज़ जो कुछ भी आगे आए हैं ये पढ़ाई के ज़रिए आगे आए हैं। तो हमारे अपने माइनॉरिटीज़ को भी, दीगर माइनॉरिटीज़ को भी, मुसलमानों को भी पढ़ाई में अगर हिस्सा लें, उसमें आगे आए तो बहुत बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब देखे होंगे कि जब तमरीज़ स्कूल शुरू किए गए थे तो बिल्कुल बच्चों को बाकायदा ला के एडमिशन दिलाया गया था। और यहाँ ये होता है कि एससी वेलफेयर में एडमिशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो मना के करके ला के बच्चों को शुरू किया गया। आज वो बच्चे बहुत बेहतर कारकर्दगी कर रहे हैं और उनका पहला बैच जो निकला है उनका तकरीबन 60% के करीब उनका रिज़ल्ट है, तो जो बिल्कुल पहला है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये बच्चों को बग़ैर किसी बेस के कहाँ से आए, कितने एग्ज़ाम पास किए थे, कौन सी क्लास पास किए थे, ये देखे बगैर तमाम को एडमिशन दिया गया था। इनको यहाँ तक ला लिए, इंशाल्लाह उसके आगे भी जाएंगे। और इसी तरह कंपटीशन में नज़र दौड़ाएं तो ये बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छे कारकर्दगी कर रहे हैं। सब अब जैसे कि आप खुद एक ग्रुप 1 लिखकर जो है कन्फर्ट हुए हैं, तो तेलंगाना हुकूमत के जानिब से भी 80,000 जो है जॉब्स का ऐलान हुआ है, तो उसमें माइनॉरिटीज़ कैसा जो है उस जायदादों को अपने हिस्सा ले सकते हैं या उसको कैसा जो है उसमें कामयाबी पा सकते हैं, उसके ताल्लुक से भी ज़रा देखिए। 80,000 से ज़ायद वैकेंसीज़ अनाउंस हुए हैं और हुकूमत की जानिब से इसके सिलसिले में नोटिफिकेशन अभी आना है। नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब इम्तिहान का डेट्स भी अनाउंस होंगे, तब इम्तिहान लिखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अब चूँकि मालूम हो चुका है कि अपना रिक्रूटमेंट आ रहा है हुकूमत की जानिब से, तो अभी से जो बच्चे डिग्री कर चुके हैं, क्योंकि बेसिक जो ग्रुप 1 की नौकरियां हैं उनमें डिग्री होना मिनिमम ज़रूरी है। तो डिग्री के बच्चे और उससे ज़्यादा पढ़े हुए जो बच्चे हैं उनको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेशर्स भी बिल्कुल। तो करना ये चाहिए कि ग्रुप 1 के जो इम्तिहानात हैं, गुज़िश्ता साल के जो पेपर्स हैं वो पेपर्स देखें, या कोई इदारे से ज्वाइन हो जहाँ पर कोचिंग दी जाए, तो इसकी कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ में अगर आप हाथ डालते हैं, उसमें अगर कामयाब होना है तो उसमें तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी मिसाल आपको बताऊंगा कि मुझे एयरफोर्स में ड्यूटी करने का बड़ा शौक़ था। मैं बस ऐसे ही चला गया इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ फ़िज़िकल भी टेस्ट होता और अपने एकेडमिक भी इवैल्यूएशन भी होता। तो एकेडमिक इवैल्यूएशन वगैरह सब ठीक कर लिया, लेकिन फ़िज़िकल के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं थी मिसाल के तौर। तो उस वजह से हमको उसमें कामयाबी नहीं हो पाई। मिसाल के तौर पे और एक मिसाल मैं देता हूँ, आर्म फोर्सेस हो या पुलिस की नौकरी हो, तो उसमें अगर आपको ड्यूटी है तो एक तो रिटन एग्ज़ाम होता है, दूसरा है फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट में आपको 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ सेकंड्स के अंदर आपको पूरा करना होता है। अगर आप प्रैक्टिस ना करे हुए हों तो डेफिनेटली वो उतने सेकंड्स में आप वो पूरा नहीं कर पाते। तो हर एक इम्तिहान के लिए
तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हिस्सा लेते हैं, सो जो सबसे बेहतर होगा उसी को मौका मिलेगा। तो अपने आप को सबसे बेहतर से बेहतर बनाना है। बहुत सारे लोग बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन उनको अपने एबिलिटीज़ को और तेज़ तर और बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो पहले उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, एकेडमिक भी, फिज़िकल भी। जॉब्स कैसा मालूम होंगे साहब, कितने क्या क्या प्रिपरेशन होना पड़ेंगे, कैसा करना पड़ेगा? देखिए, मुख्तलिफ ज़ुमराजात के जॉब्स हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, ग्रुप 4 है। तो इसके लिए तो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए नोटिफिकेशन आएंगे, वहाँ पर अप्लाई करने की डेट बताई जाएगी, उसकी अहलियत बताई जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको डेट के अंदर आपको एप्लीकेशन देना होगा। ऑनलाइन भी रहता है, फ़िज़िकल भी रहता है। इसके अलावा कुछ फ़ीस होती है, उसके लिए भी तैयार रहना है। इसके अलावा जो इम्तिहान होगा उसका मॉडल भी दिखाते हैं, तो वो मॉडल के आप ले लेकर कोई ना कोई इदारे से वाबस्ता होना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्टडी पे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग इस पे कामयाब हो पाएंगे, तो वो उनका तनासुब काफ़ी कम है। तो सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें कामयाब होना है तो किसी न किसी इदारे से आप ट्रेनिंग लेना या कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर माइनॉरिटी वेलफेयर में स्टडी सर्कल है, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल है, स्टडी सर्कल के ज़रिए हो सकता है। इसी तरह BC वेलफेयर के स्टडी सर्कल तमाम ज़िलों में अवेलेबल हैं, SC स्टडी सर्कल में भी अवेलेबल। हमारे बच्चे जाके वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हमारा तनासुब है हुकूमत की जानिब से 4% रिजर्वेशन जो है उसमें उनके लिए जगह है। हमको मालूम होना चाहिए और उसका मुस्तफ़ा करना चाहिए। इसी तरह प्राइवेट स्टडी सर्कल्स भी हैं, तो और मेरे ख्याल में बहुत सारे NGOs भी हैं जो इसके बारे में गौर कर रहे हैं कि तैयारी कराने के लिए बच्चों को कुछ करने का है। इसी तरह मेरे अपने डिपार्टमेंट में इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से हमारे 400 कॉलेजेस हैं। तो इससे पहले भी पुलिस का रिक्रूटमेंट के बारे में जब सुनने में आया था तो हम बच्चों को फ़िज़िकल ट्रेनिंग अरेंज कराए थे, कुछ बुक्स अरेंज कराए थे। तो इसी तरह अब की बार भी करने का इरादा है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो अपनी आँखें और कान खुले रखें और जहाँ कहीं भी हो उससे फ़ायदा उठाएँ। हुकूमत की जानिब से टोटली ये कोचिंग वगैरह जो भी दी जाती है, स्टडी सर्कल हो या कुछ भी हो, वहाँ पर फ्री में दिया जाता है, तो इससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। और आजकल के ज़माने में ऑनलाइन का दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है, इसके ज़रिए हर एक के पास कुछ ना कुछ सेल फ़ोन है और टॉक टाइम और इंटरनेट टाइम अवेलेबल है, उससे इस्तेफ़ादा करें। आप अपने हाथ में पूरी नॉलेज अवेलेबल है, तो उस हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एक मनसूबाबंद तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज पढ़ लिया, आज देख लेके निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। रोज़ का रोज़ पढ़ना चाहिए और घंटों पढ़ना चाहिए। 1 घंटा पढ़े, आधा घंटा पढ़ लिया, इससे नहीं होता, ज़्यादा वक्त देना पड़ता। कंटिन्यूसली वो पुराने एग्ज़ाम के पेपर्स को प्रैक्टिस करना पड़ता, टॉपिक्स देखना पड़ता, दुनिया में क्या हो रहा है, जनरल नॉलेज के बारे में वाक़िफ़ होना पड़ता। इसी तरह मेंटल एबिलिटी होती, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती, इस किस्म के सवालात होते हैं उसमें, तो हर किस्म के सवालात के लिए तैयारी करना है। इसके अलावा ग्रुप 1 के इम्तिहानात मुख्तलिफ होते हैं, ग्रुप 2, 3 के इम्तिहानात मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट के इम्तिहानात मुख्तलिफ होते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ होते हैं। तो जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में वाक़फ़ियत हासिल करके, उसका इम्तिहान कैसा होता है उसके बारे में मालूमात हासिल करके उसकी तैयारी करना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार ट्राई करके जाना है। तो आपको अपने आप को जो 50% पोस्ट अवेलेबल है, अनरिजर्व्ड है, उन तमाम 50% के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेना है। नाज़रीन, तो ये थे सैयद उमर जलील साहब। काफ़ी बेहतरीन और जो है इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं आप लोगों को कि कैसे गवर्नमेंट जॉब्स को हासिल करें। तो मैं सैयद गौस मोहिउद्दीन, IND टुडे स्टूडियो से कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल नईम के साथ।